हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेडी हब। सो फ्रेंड, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था शॉक, उसको ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम शॉक के डायग्नोसिस के बारे में एंड उसके मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम कंटिन्यू करेंगे डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? जांच करना या किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो शॉक की कंडीशन में सबसे फर्स्ट काम क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन को शॉक अपीयर हो गया या शॉक के सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहला काम होता है उसका हिस्ट्री कलेक्शन करना। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन के दौरान हम क्या करते हैं कि जो भी पर्सन है, ठीक है, उसका हम पास्ट, प्रेजेंट, मेडिकल या अदर कोई भी सर्जिकल हिस्ट्री अगर है तो उसको हम सबसे पहले उसका कलेक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम क्या करते हैं कि जो भी पर्सन है उसका फिजिकली एग्जामिन करेंगे, मीन्स उसका बॉडी पोस्चर को चेक करेंगे, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ठीक है, उसका लुक किस तरीके का है, या उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके थ्रू भी हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी तरीके की प्रॉब्लम अपीयर हुई है। नेक्स्ट वन है इसके बाद चेस्ट एक्सरे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे और जो सीटी स्कैन होता है वो शॉक की कंडीशन में हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उस दौरान हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज होने के साथ साथ अगर बॉडी में और भी कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उस दौरान चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद सीबीसी। सीबीसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट किस लिए करते हैं? बॉडी के अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए सीबीसी किया जाता है। ठीक है, मीन्स अगर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उस दौरान सीबीसी में आपको क्या चीज़ दिखाई देगा कि जो आरबीसी का लेवल है वो डिक्रीजेज रहेगा। ठीक है, और अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी तरीके का बैक्टीरियल, वायरल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है जो कि शॉक को अपीयर कर रहे हैं या शॉक को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान डब्ल्यूबीसी क्या होगा? इंक्रीजेज रहेगा। यानी कि इन्फेक्शन अगर कोई भी प्रेजेंट है ब्लड के अंदर तो उस दौरान डब्ल्यूबीसी इंक्रीज रहेगा। अगर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उस दौरान आरबीसी डिक्रीजेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस किस लिए करते हैं? यूरिन के अंदर प्रेजेंट कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ है या कोई भी प्रॉब्लम अपीयर हुई है, मीन्स अगर प्रोटीन या आरबीसी यूरिन में प्रेजेंट है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूरिन एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एबीजी का मतलब होता है आर्ट्रियल ब्लड गैस। ठीक है, ये जो एनालिसिस होता है इसको हम कब करते हैं? जब हमारे बॉडी में एसिडोसिस और एल्केलोसिस प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी एसिडोसिस और एल्केलोसिस को फाइंड आउट करने के लिए ही एबीजी एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एसिडोसिस के बारे में बताया था स्टेजेस के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रबंधन करना। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो गई है तो उसे किस तरीके की केयर या किस तरीके के ट्रीटमेंट की नीड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें गोल। यानी हमारा गोल क्या होता है कि शॉक रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन टू प्रिजर्व लाइफ। यानी कि शॉक की कंडीशन में जो पर्सन होता है उसे ज़रूरत होती है इमीडिएट इंटरवेंशंस की, जिसके थ्रू कि हम पर्सन के लाइफ को बचा सकें। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति की लाइफ को बचाने के लिए शॉक की कंडीशन में उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, या उसके केयर या सर्विसेज की नीड होती है। अब बात आती है कि उसकी जो लाइफ है उसको हम प्रिजर्व किस तरीके से करेंगे। तो शॉक की कंडीशन में हमें सबसे फर्स्ट काम क्या करना होता है कि उसके ऑक्सीजनेशन लेवल को और उसके सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करना। मीन्स हमारा प्राइमरी गोल यहाँ पे क्या बन रहा है कि जो पर्सन है उसके हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेंगे एंड उसके सर्कुलेटरी वॉल्यूम को अगर हम मेंटेन करेंगे तो उसके थ्रू हम उसके लाइफ को फिर से रीस्टेबलाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर उसके ऑर्गन फिर से रीस्टेबलाइज हो चुके तो फिर से उसका जो बॉडी होती है वो नॉर्मल वे में चली जाती है। ठीक है, तो हमारा मेन गोल यहाँ पे यही बनता है कि अगर पर्सन के अंदर शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि ऑक्सीजन लेवल और सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करें। अगर ये दो चीज़ें मेंटेन हो गई तो हम पर्सन के लाइफ को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद मैनेजमेंट इन ऑल टाइप एंड ऑल स्टेजेस इंक्लूड। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी इसके मैनेजमेंट होते हैं इसमें जितने भी आपको टाइप्स बताए गए हैं, जितने भी इसके स्टेजेस बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको मैनेजमेंट भी बताया गया है। ठीक है,
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि मैनेजमेंट ऑफ एबीसी। एबीसी आपको पता भी होगा, आप पढ़े भी होंगे, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ठीक है। यानी कि एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को सबसे पहले मैनेज किया जाता है, ठीक है। उसको मैनेजमेंट हम किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें आपको बताया गया है कि फंडामेंटल सच हैज ABC सपोर्ट टू मस्ट बी एट हायर प्रायोरिटी। यानी कि जब तक हम उसके ABC सपोर्ट उसे नहीं प्रोवाइड करेंगे, मीन्स अगर उसे एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हम उसके लाइफ को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। यानी इसमें फर्स्ट प्रायोरिटीज किसकी होती है, ABC की, जिसके थ्रू कि हम उसके एयरवे को, उसके ब्रीथिंग को और उसके सर्कुलेशन रेट को मेजर कर सकते हैं, या उसे अगर नीड है तो उस दौरान ये चीज़ प्रोवाइड उसे कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको गोल में बताया कि जब तक उसका ऑक्सीजनेशन और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम मेंटेन नहीं होगा, तब तक हम उसके लाइफ को सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट काम क्या बनता है कि उसका एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखे। अगर ये 3 चीज़ें मेंटेन रहेंगी तो जो बॉडी है वो फिर से रिस्टेबलाइज हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद, CPR must be provided if other equipments are not present at the time and patient should be admitted to hospital and provide oxygen to stable condition, ठीक है। मीन्स पर्सन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे CPR प्रोवाइड करेंगे जब कोई भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे टाइम पे प्रेजेंट ना हो, ठीक है। CPR प्रोवाइड करने के बाद हमारा काम क्या होता है कि वो पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट करना और उसे प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल यानी ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना, जिससे कि हम उसकी लाइफ को या उसका जो कंडीशन है उसको हम स्टेबल कर सकें, ठीक है। यानी कि मेन हमारा काम क्या होता है कि अगर CPR हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हम उसके लाइफ को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, या जो उसका ABC का लेवल है उसको भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर उस टाइम पे आपके पास कोई भी अदर इक्विपमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो उस दौरान फर्स्ट एड के तौर पे हम उसे CPR प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। CPR प्रोवाइड करने के बाद हम जो पर्सन है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे एंड देन उसका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड पॉइंट क्या हमारा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि फ्लूइड रेसिस्टेशन गिविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू राइज BP क्विकली। यानी कि ब्लड प्रेशर को राइज अप करने के लिए हमारा काम क्या होता है कि उसे लार्ज अमाउंट में पर्सन को फ्लूइड प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो ब्लड प्रेशर है उसे हम राइज अप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शॉक के कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्लूइड है या जो ब्लड है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉस होते हैं, या हेमोरेज की कंडीशन की वजह से हो रहा है या और किसी कॉज की वजह से क्या हो रहा है कि शॉक अपीयर हो रहा है, जिसमें कि फ्लूइड बहुत ही या ब्लड एक्सेस अमाउंट में लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारा काम क्या होता है कि फ्लूइड रेसिस्टेशन प्रोवाइड करना। मींस फ्लूइड रेसिस्टेशन का मतलब ही क्या होता है कि वन टाइम में हम लार्ज अमाउंट में अगर किसी भी पर्सन को फ्लूइड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसी टर्म को हम फ्लूइड रेसिस्टेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसमें कि जो पर्सन है उसके BP को राइज अप करने के लिए हम लार्ज अमाउंट में उसे हम फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारे कंडीशन यानी आगे इसमें आपको बताया गया है कि विथ एन इंट्रावेनस इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ शॉक। यानी कि जितने भी टाइप के शॉक होते हैं उसमें हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है कि उस पर्सन को हम फ्लूइड रेसिस्टेशन प्रोवाइड करें, जिसके थ्रू कि हम उसके सर्कुलेटरी उसका जो फ्लूइड वॉल्यूम है हमारे बॉडी के अंदर या जो उसका सर्कुलेटरी वॉल्यूम है उसको हम मेंटेन करके रख सकें, या जो BP उसका ड्रॉप हुआ है उसको भी हम राइज अप कर सकें, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि किस तरीके के फ्लूइड उसे प्रोवाइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि नॉर्मल सलाइन एंड रिंगर लैक्टेट शुड बी प्रोवाइडेड। यानी कि इसके लिए हम उसे उस पर्सन के अंदर NS प्रोवाइड करेंगे या RL जैसे जो भी इंट्रावेनस फ्लूइड होते हैं उसे प्रोवाइड किया जाता है और उसके बॉडी को या उसके BP को मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर नेसेसरी व्हेन ब्लीडिंग इज़ दी कॉज ऑफ शॉक। यानी कि ब्लीडिंग की वजह से अगर शॉक अपीयर हो रहा है तो उस दौरान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, ठीक है। यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हेमोरेज होगा या ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में ब्लड की कमी होगी, जिसकी वजह से शॉक अपीयर हो सकता है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को या ब्लड के लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा फर्स्ट काम क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, जिसके थ्रू हम ब्लड के लेवल को मेंटेन करेंगे। अगर ब्लड का लेवल मेंटेन हो रहा है तो शॉक को भी हम मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा मेडिकेशन। मेडिकेशन यानी कि हम किस तरीके की मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट इसमें मेडिसिन आपको बताई गई है, प्रोवाइड एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट
फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स, ठीक है, यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा क्लॉट्स का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हुआ है, ठीक है, तो उसको उस क्लॉट्स को रिमूव आउट करने के लिए एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंटीकोगुलेंट का काम क्या होता है कि जो भी क्लॉटिंग फॉर्म हुई है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, यानी क्लॉट्स को वो रिमूव करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, वारफेरिन या हिपैरिन, ठीक है, और वारफेरिन प्रोवाइड कर सकते हैं या हिपैरिन जैसी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी क्लॉट्स का फॉर्मेशन हुआ है उससे हम पर्सन को प्रिवेंट कर सके। मीन्स एंटीकोगुलेंट के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे और उसके ब्लड के क्लॉटिंग को रिमूव आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद प्रोवाइड थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट टू ब्रेक फॉर्म क्लॉट्स, ठीक है, यानी कि जो भी क्लॉट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है या फॉर्मेशन हो चुका है तो उस क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के लिए जिस एजेंट का यूज किया जाता है उसका नाम है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज जैसी मेडिसिन का यूज किया जाता है, जो कि क्या करते हैं कि जो भी मतलब क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है उसे वो ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जो आपको एंटीकोगुलेंट में मैंने बताया वो क्या करता है, क्लॉट्स के फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है, लेकिन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का काम क्या है कि जो क्लॉट्स बन चुके हैं उसको वो ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एंटी प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट एग्रेशंस ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, यानी कि हम एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अगर प्लेटलेट्स का एग्रेशंस हुआ है, एग्रेशंस का मतलब होता है क्लॉटिंग या जमाव का होना, ठीक है, यानी प्लेटलेट्स अगर एक ही जगह क्लॉट हो रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा उनका जमाव हो रहा है तो उससे रिमूव करने के लिए या एग्रेशंस को रिमूव आउट करने के लिए एंटी प्लेटलेट्स प्रोवाइड किया जाता है। लाइक उसे हम एस्पिरिन प्रोवाइड करेंगे जो कि प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को प्लेटलेट्स की क्लॉटिंग को या उसके जमाव को क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद कि प्रोवाइड इंट्रोट्रॉपिक ड्रग्स टू प्रिवेंट इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट, यानी कि कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए हमारा काम क्या होता है कि इंट्रोट्रॉपिक ड्रग्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पे ड्रग का स्पेलिंग गलत हुआ है, आप उस पर नोटिस नहीं करिएगा कि यानी कि हमारा काम ही क्या है कि जो कार्डियक आउटपुट है उसको मेंटेन करना, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे हम इंट्रोट्रॉपिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, लाइक डाइगोजिन्स प्रोवाइड करेंगे या डोपामीन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद प्रोवाइड वैसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट टू मेंटेन बीपी, यानी कि इस दौरान क्या होगा, अगर सर्कुलेटरी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा राइज अप हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा अगर जो पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर एलिवेट हो रहा है तो उस दौरान उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारा काम क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट को प्रोवाइड करना। लाइक उसे हम इपिनेफ्रिन या नॉन इपिनेफ्रिन मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू कि हम उसके ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन करके रख सकें, ठीक है। साथ ही साथ उसे हम एंटीबायोटिक्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ब्लड इन्फेक्शंस या अदर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसको रिमूव आउट करने के लिए हम उसे एंटीबायोटिक्स भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ उसे हम एंटी एमेटिक्स भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि समटाइम उसे बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है या अदर कोई भी ड्रग्स ले रहा है उसकी वजह से उसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, या शॉक की वजह से उसे वॉमिटिंग हो रहा है तो उस वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एंटी एमेटिक मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट के दौरान हम क्या करेंगे कि उसे हम किस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें जिसके थ्रू कि हम उसके लाइफ को प्रमोट कर सकें या उसके हेल्थ को प्रमोट कर सकें, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है उसके हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं हाईली न्यूट्रिटिव डाइट प्रोवाइड करके, ठीक है। तो उसके लिए हमारा काम क्या होता है कि द न्यूट्रिशनल सपोर्ट लाइक प्रोटीन, CHO, कैल्शियम, मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, यानी कि जो पर्सन है उसके न्यूट्रिशनल सपोर्ट अगर प्रोवाइड करना है तो उस दौरान उसकी बॉडी को या उसके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या क्रिटिकल कोई भी इलनेस हुई है या प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो उस सीवियरनेस को मतलब रिमूव आउट करने के लिए या कम करने के लिए हमारा काम क्या होता है कि उस पर्सन को हाईली प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करे, CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करे, कैल्शियम, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, या इसके अलावा भी और भी जो भी न्यूट्रिटिव डाइट्स होते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उसके हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल 100%, ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि अगर शॉक की कंडीशन में क्या होगा कि पर्सन को
आपको मैंने पहले ही बताया एबीसी के बारे में, यानी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन के बारे में, यानी कि अगर उसका ब्रीथिंग पैटर्न प्रॉपर वे में नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, उसकी वजह से भी उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उस पर्सन को हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैंने अभी आप पहले भी बताया, ठीक है। तो जब तक हम उसे ऑक्सीजन लेवल उसका जो ऑक्सीजन लेवल है उसे मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक हम पर्सन की लाइफ को भी प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारा काम क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए 100% ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आज हमारा सॉक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे मैं सॉक से रिलेटेड आपको 2 MCQs प्रोवाइड करूँगी, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर कॉजेज आर रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एक्सेप्ट, ठीक है, यानी कि सारे कॉजेज जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक से रिलेटेड हैं सिवाय एक के, ठीक है, यानी कि इसमें जो गलत होगा, जो 3 इसके ऑप्शंस होंगे इसमें, वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक से रिलेटेड हैं, लेकिन एक नहीं है, और जो एक नहीं होगा यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद कि दी हार्ट पंप इज़ वेल बट देयर इज़ पेरिफेरल वैसोडायलेशन, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि जो हार्ट का पंपिंग पावर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी कि जो हार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल वे में वर्क कर रहा है, लेकिन पेरिफेरल वैसोडायलेशन बना हुआ है, वो कौन से शॉक के कंडीशन में डेवलप होता है, ठीक है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, ओके। अगर आप हमारे आगे के वीडियोस को देखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ओके, थैंक यू।